गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो रेडी फॉर द न्यू चैप्टर। नाउ हम क्या कर रहे हैं, नया चैप्टर नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सो बी रेडी विद योर नोटबुक्स। एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठेंगे, अपनी नोटबुक साथ लेके आएंगे ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। ठीक है, जो आता है एग्जाम में सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे क्योंकि लास्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है आपका? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। तो अब ये देखेंगे कि ये वेरिएशन आता कैसे है, क्यों आता है ये वेरिएशन। क्योंकि कुछ इनहेरिट होता है। वो इनहेरिट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट वी विल सी हियर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज अ फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की वो फील्ड है जहाँ पे हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो कैरेक्टर्स वेरिएशन हो रहा है या कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिट करना मतलब कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रोजेनी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट, पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। इट्स अ प्रोसेस। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कितनी वेरिएटी आ रही है, कितना वेरिएशन दिख रहा है, कितना चेंजेस, डिफरेंस दिख रहा है, उसे वेरिएशन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो फायदा ही यही है कि वेरिएशन बहुत होता है। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात हम जान लेते हैं कि मेंडल थे कौन, इन्होंने क्या किया। ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस रूट कॉज पे काम किया था कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते कैसे। तो जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्रॉस पॉलिनेशंस करवाए थे, एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने गार्डन पीस क्यों चुने, क्योंकि बहुत इजी था उनका रिप्रोडक्शन कराना, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते थे, राइट। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर्स। कितने ईयर्स तक? 7 ईयर्स तक उन्होंने कंटिन्यूअसली गार्डन पीस पे एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व किया। एंड प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है कि कितने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रूव करना है विद पुनेट स्क्वायर, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किसके वजह से? बाय डूइंग इमैस्कुलेशन। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। इमैस्कुलेशन करके उन्होंने क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन कराया बिटवीन सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग जो लाइंस होती है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? जिनके अंदर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता आया है, जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ हो, वो ट्रू ब्रीडिंग होती हैं। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस होती हैं जिसमें कंटिन्यूअसली क्या हुआ हो, ट्रू ब्रीडिंग। एग्जाम में आ सकता है कि ट्रू ब्रीडिंग या जो प्योर ब्रीड्स होती हैं, वो प्योर ब्रीड्स होती क्या है? विच इज हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। किस में गए हैं वो? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्योर ब्रीड किसको कहा जाता है, प्योर ब्रीड या फिर ट्रू ब्रीड किसको कहा जाता है। ठीक है, वो ब्रीड जिसमें कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ हो, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ हो। सो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने कितने कैरेक्टर, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को, प्लीज पे अटेंशन, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को की वेराइटीज जो थी, प्लांट वेराइटीज थी, उनको चूज किया। 14 कैरेक्टर्स चाहिए थे उनको। कितने चाहिए थे? 14 कैरेक्टर्स। तो उन्होंने 14 प्लांट्स को लिया एज अ पेयर्स, मतलब 7 पेयर ऑफ similar expected one character with the contrasting trait. Very important, one character with two contrasting trait means अगर उन्होंने टोटल कैरेक्टर्स कितने लिए? 7, और हर कैरेक्टर में 2 ट्रेट से। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं आगे, देखो देखो ये कितने दिख रहे हैं आपको? 7 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स। स्टेम हाइट फर्स्ट, किसकी? स्टेम की हाइट
फ्लावर का कलर, थर्ड फ्लावर की पोजीशन, फोर्थ पॉड की शेप, फिफ्थ पॉड का कलर, सिक्स्थ सीड का कलर और सेवेंथ सीड का शेप। तो टोटल उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए? 7 कैरेक्टर्स विद 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मींस अगर उन्होंने हाइट की बात की, हाइट एक कैरेक्टर, तो उसके साथ में एक वैरायटी जो थी प्लांट की वो थी क्या? टॉल। और एक वैरायटी क्या थी? ड्वार्फ। तो ऐसे ही उन्होंने हर कैरेक्टर में कितने 6-7 कैरेक्टर्स में दो दो वेराइटीज, तो टोटल कितनी हो गई? 14 वेराइटीज हो गई। सो फॉर वन कैरेक्टर ही हैड 2 ट्रेड्स। ठीक है, एक कैरेक्टर में उन्होंने 2 ट्रेड्स लिए, तो टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे। कंपैरिजन के लिए कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ईच हैविंग 2 ट्रेड्स। इसीलिए टोटल मिला के उनके पास में कितनी वेराइटीज आ गई? 14 वेराइटी प्लांट्स। अंडरस्टूड? यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, हर कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 ट्रेट लिए थे, टोटल मिला के उनके पास कितने हो गए? 14 वेराइटी के प्लांट्स हो गए। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। क्या क्या आता है? सेम स्टेम हाइट था, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप और सीड का कलर। ठीक है, देखते हैं आगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये देखा कि मैं वन जीन, वन कैरेक्टर को करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। प्लीज पे अटेंशन, टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट को उन्होंने क्या किया? क्रॉस उसका पॉलिनेशन कराया, ताकि वो एक जीन के बारे में पढ़ सके। मतलब एक जीन मतलब इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, 1 gene is equal to 1 character. He collected seeds produced as a result of this cross. उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने फर्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग कराई, क्या कराई? फर्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग कराई, और क्रॉस ब्रीडिंग के बाद में जो उनको सीड्स मिले, फिर उन्होंने उससे क्या कराया? प्लांट्स को ग्रो कराया। ठीक है, सीड्स मिल गया उनको, फर्स्ट जनरेशन मिल गया। तो उस फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या किया? इस सीड से उन्होंने प्लांट्स ग्रो किए, और वो प्लांट्स क्या थे? फर्स्ट जनरेशन, जिसको F1 फिलियल 1 कहा जाता है। ठीक है, अब कर देखो, इन्होंने ग्रो कर दिए। सी, he collected seeds produced as a result of pollination, cross pollination, and grew them to generate plants of the first hybrid generation. फर्स्ट हाइब्रिड, क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था। जनरेशन, दिस जनरेशन वाज कॉल्ड एज फीलियल प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन। समझ में आई बात? फीलियल प्रोजेनी 1, F1 जनरेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद मिली थी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन उनका रहा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे क्या थे? टॉल। लेकिन उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किस में कराया? टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में। लेकिन उनको सिर्फ प्लांट्स कैसे मिले? टॉल प्लांट्स मिले। राइट? मतलब सारे के सारे एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ? ऑल टॉल मींस रिजेंबलिंग ओनली 1 पेरेंट। याद रहेगा? ये याद रहेगा? चले आगे। फर्स्ट जनरेशन मिल गई। अब इन्होंने क्या किया? ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। मतलब उनके पास में बाकी जो 6 ट्रेट्स, 6 कैरेक्टर्स बचे हुए थे, 6 कैरेक्टर्स जो बचे थे, उन्होंने यही काम उनके साथ भी किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस कैरेक्टर्स में भी, उन सारे जनरेशन्स में भी, सेम कैरेक्टर्स में भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं उसमें से सारे के सारे सिर्फ एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया कि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, हमारे पास 2 ट्रेट्स हैं, तो जब फर्स्ट जनरेशन हमें मिलती है, वो सारे प्रोजेनी जो होते हैं वो अपने एक पेरेंट को ही रिजेंबल करते हैं।
समझ में आ गई बात। सो F1 जनरेशन में चाहे कुछ भी हो जाए एक ही ट्रेट नजर आएगा विदाउट नो ब्लेंडिंग। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1 जनरेशन जो थे, जो टॉल प्लांट मिले थे F1 जनरेशन के, जो जितने भी टॉल प्लांट्स मिले थे उनका अब क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा रहे, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे। तो ही वाज सरप्राइज्ड टू फाउंड दैट, उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन के अंदर जो कुछ प्लांट्स थे, कुछ ऑफस्प्रिंग थे, वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। कुछ उनको ड्वार्फ मिले जो एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, और कुछ उनको क्या मिले, टॉल। मतलब उनको F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद में वो कैरेक्टर भी दिखा जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं दिया था। याद रहेगा। तो जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेकेंड जनरेशन जब उनको मिली, तो उन्हें वो भी कैरेक्टर दिखा जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं किया था। और उसका प्रोपोर्शन क्या था, मतलब जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी उनको प्लांट्स मिले, उन्होंने ये काउंटिंग की कि उतने में से 3/4 प्लांट जो है, 3/4 प्लांट जो है F2 जनरेशन के, वो कैसे है, टॉल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन सा है, जो F1 जनरेशन में दिखाई दिया था। लेकिन 1/4 जो प्लांट है वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। समझ में आ गई बात। F1 जनरेशन में ऑल टॉल, F2 जनरेशन में बोथ कैरेक्टर्स, बोथ ट्रेट्स दिखे पेरेंट के, और उनका जो रेशियो है दैट वाज 1/4 ड्वार्फ, 3/4 डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं। The tall and the dwarf traits were identical to their parental type। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था, तो उसमें जो एक पेरेंट था और दूसरा पेरेंट था, उन दोनों से मैच कर रही थी F2 जनरेशन में। तो क्या याद हुआ कि F2 जनरेशन में बोथ ट्रेट्स विजिबल होते हैं। क्या विजिबल होते हैं, बोथ ट्रेट्स विजिबल होते हैं पेरेंट के। ठीक है, F1 में सिर्फ एक, F2 में 2, दोनों। तो सिमिलर रिजल्ट फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है, एक कैरेक्टर में तो मैंने देख लिया, मैं सारे कैरेक्टर्स में देख लेता हूँ। तो जब उन्होंने सारे कैरेक्टर्स में उन्होंने जब F2 जनरेशन निकाला, तो सारे के सारे कैरेक्टर में वापस वही हुआ, 3:1 का रेशियो आया। जो 3/4 थे वो क्या थे, डोमिनेंट, जो F1 जनरेशन में दिखाई दिया, और 1/4 जो थे वो थे दूसरा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिया था। तो उन्होंने क्या बोला कि द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब टॉल है, ड्वार्फ है, उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं की। दे डिडंट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, मान लो एक प्लांट है, उसकी हाइट है इतनी, मान लो 4 मीटर है, और एक प्लांट है जिसकी है 2 मीटर, ये ड्वार्फ है और ये है टॉल। तो जब हमें इसके ऑफस्प्रिंग मिले थे, तो जितने टॉल हैं वो सारे 4 मीटर के थे, और जितने जो शॉर्ट थे, ड्वार्फ थे, वो कैसे थे, 2 मीटर के। इनके बीच का कोई भी हाइट नहीं आया। सो देयर वाज नो ब्लेंडिंग विद द कैरेक्टर। याद रहेगा, F1 और F2 स्टेज में जो भी कैरेक्टर शो हुए उनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं थी। देखो, दिस वॉज द कैरेक्टर। सबसे पहले क्या हुआ, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन में हमने क्या लिया, टॉल और ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ लिया। ठीक है, टॉल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल, क्योंकि ये प्योर ब्रीड है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, टी। तो एक बात बताओ, इनका जो अब गैमेट आएगा, तो ये प्योर था, प्योर ब्रीड थी, होमोजाइगस। तो यहां से हमें कैरेक्टर आ गया कैपिटल टी, यहां से आ गया स्मॉल टी। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या हमें मिलेगा, 1 कैपिटल टी, 1 स्मॉल टी। सो ये क्या था, टॉल था। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे थे, ऑल टॉल। ठीक है, अब क्या करा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो क्या होगा, मुझे वही गैमेट्स मिलेंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। जब इसमें
जब पॉलिनेशन इसमें जब रिप्रोडक्शन कराया गया तो कैसे मिले मुझे, 3:1 का रेशियो था। 3 जो थे 3:1, टॉल एंड ड्वार्फ। समझ में आई बात, इजी है। ठीक है, तो याद रखना है इस तरीके के क्रॉस को क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जब एक कैरेक्टर जब क्रॉस में लिया जाए तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में क्या आता है, ऑल टॉल जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और F2 जनरेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो आपका रेशियो रहता है वो क्या रहता है, 3:1, टॉल एंड ड्वार्फ। याद रहेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट द रेशियो। अच्छा, अब आप ये देखिए, जब हमने इसके बीच में क्रॉस कराया तो कैन यू सी आपको एक ऐसा रेशियो निकला, मतलब देखने में तीन जो 3:1 है, देखने में टॉल थे, और 1 रेशियो जो आया वो ड्वार्फ थे। ये आप देख के बता रहे हो, ऑब्जर्व करके बता रहे हो, तो इस रेशियो को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन अगर हम जीन की बात करते हैं तो क्या देख सकते हो आप, जब हमने कैपिटल टी के साथ में फ्यूज हुआ तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी बोथ। ये भी कैसा है, टॉल है। फिर हमें यहाँ पे देखो, जब कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज होता है तो उसने क्या दिया हमें, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये भी देखने में कैसा होता है, टॉल। फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल, ये भी कैसा होता है, टॉल। लेकिन कैन यू सी कि कैपिटल टी इसका जेनेटिक अरेंजमेंट अलग है तो ये भी टॉल। इस टू एक हमें जेनेटिक अरेंजमेंट मिला है ऐसा, और एक मिला है स्मॉल टी। देखने में ये कैपिटल टी बोथ और ये दोनों टॉल है, लेकिन रेशियो कैसा है, 1:2:1। तो ये 1:2:1 जो है ये होता है आपका जीनोटिपिक रेशियो। याद रखना, ये एग्जाम में आता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। जीनोटिपिक क्या होता है, जीन्स के हिसाब से जो रेशियो आया है आपका, और फिनोटिपिक क्या होता है, जो आपको देख के पता चल रहा है। अंडरस्टूड, चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं मेंडल्स प्रपोजिशन। अब मेंडल थे, इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि क्या उन्होंने देखा, क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या प्रपोज किया, तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट रखी क्या, कि दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, कि कुछ तो ऐसा है पेरेंट में जो स्टेबली पास हो रहा है बिना चेंज हुए, कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर। वो टॉल था तो उसने कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो पास किए, और उसका जो प्रोजेनी है वो भी टॉल है ना। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स, reproduction through gametes over successive generation, he called these things as factor। उन्होंने उसको टर्म क्या दिया, फैक्टर, कि गैमेट्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज पास हो रही है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर शो कर रहा है। उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, फैक्टर्स। लेकिन आज के टाइम में इसी फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, जीन्स इज देयरफॉर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम में ऑप्शन अगर आ जाए कि अकॉर्डिंग टू मेंडल व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और अगर उसमें जीन्स की जगह पे फैक्टर ऑप्शन लिखा है तो फैक्टर विल बी राइट। याद रखना, जब मेंडल ने अपना काम दिया था तब उन्होंने फैक्टर बताया था, उसी को हमने बाद में चेंज करके नाउ वी से दैट कि उसे जीन कहा जाता है। समझ में आ गई बात। जीन्स विच कोड्स एज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। मतलब अगर मुझे हाइट की बात करनी है तो हाइट का एक जीन होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जीन टॉल भी बना सकता है और ये जीन शॉर्ट भी बना सकता है, ड्वार्फ भी बना सकता है।
तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हर एक जीन के पास में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? अलील्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझ में आया कि हर जीन के पास में एक क्या होता है, दो क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स हैं उसके लिए क्या होते हैं, दो एलील्स होते हैं। एवरी जीन कंटेन्स टू एलील्स, ये याद रखना है। और वो एलील्स ऑपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स देते हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं, हाइट ही दे रहे हैं ना। डॉर्फ भी हाइट है, टॉल भी हाइट है, बट बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट। एवरी जीन हैव देयर टू एलील्स, है ना। देखो, लेकिन इन जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल होता है ना। हम ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, हाइट का एच नहीं लिख सकते, कॉमन लेना होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो रूल जाना बहुत जरूरी है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स used in the trait expressed in F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर शो होता है उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट फॉर अदर ट्रेट, और उसी का जो दूसरा ट्रेट है उसके लिए हम स्मॉल लेटर लेते हैं। इफ टी, अगर हमने कैपिटल टी लिया है फॉर टॉल, तो उसके साथ साथ उसी का ही, ऐसा नहीं करेंगे कि हमने क्या किया, टी ले लिया फॉर टॉल और डी ले लिया फॉर डॉर्फ, ऐसा नहीं करना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जो भी हमने F1 जनरेशन के लिए कैपिटल लेटर लिया है उसी का स्मॉल लेटर हम किसके लिए लेते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए लेते हैं, ठीक है। सो टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर alleles of each other. Hence in plants the pair of alleles for height would be TT। अब ये बता दो मुझे फटाफट कि इसमें कौन टॉल होगा और कौन सा ड्वार्फ प्लांट होगा, फटाफट बता दो मुझे। अलील्स दिखे आपको? अभी देखा था, अगर एक भी कैपिटल लेटर अगर आपको दिख रहा है तो दैट विल बी डोमिनेंट वन, मतलब एक भी कैपिटल के प्रेजेंट होने से वो क्या हो जाता है, टॉल। टॉल ये ड्वार्फ, क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है। चले आगे, अलील क्या होते हैं बेटा, एक ही कैरेक्टर को जो डिफरेंट जेनेटिक अरेंजमेंट देता है, दैट विल बी अलील। आगे देखते हैं, इन अ ट्रू ब्रीडिंग, जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट है एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट है, उनके एलील पेयर, एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट विल बी आइडेंटिकल। देखो, हमने क्या बात की थी कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब उसके अंदर सारे जीन्स कैसे होने चाहिए, सेम। तो ये क्या होंगे, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, ये क्या होंगे, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। इसे क्या बोलते हैं, होमो मतलब सेम, जाइगस। और इस कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस, जिसके अंदर जो एलील्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हो, डिफरेंट, कॉन्ट्रास्टिंग, ये होता है आपका हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये टर्म्स याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भूल जाते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो होमोजाइगस में दोनों आपको देख रहे हैं, एलील्स आर सेम, ओके। चले आगे, टीटी, ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप, इसे क्या कहते हैं, जेनोटाइप, जीन्स। कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप, जो हम देख के बताते हैं कि ये टॉल दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, वो फिनोटाइप है, अरेंजमेंट, ऑब्जर्वेशन। पर जीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। याद रखना, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रिलेशन हमें, डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज बाद में रेशियो बताने में अटक जाओगे। चलो आगे देखते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस से पता चल रहा है टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, राइट। व्हेन F1 हाइब्रिड
F1 हाइब्रिड जो हमने, जिसमें सारे के सारे टॉल हैं, इफ F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड बैक with the recessive parent, ठीक है, it is known as test cross. It is used to know the genotype of the given plant and animal. देखो F1 हाइब्रिड में आपको क्या मिलेगा, मान लो कि आपके पास में एक फ्लावर है, यहाँ पे आपके पास में एक फ्लावर है, ठीक है, आपको इसका जीनोटाइप नहीं पता, क्या नहीं पता, जीनोटाइप नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करवाएंगे किससे, रिसेसिव पैरेंट से। रिसेसिव पैरेंट क्या हो गया, टीटी, है ना। क्या होगा, स्मॉल टी। तो मान लो अगर इसमें इसकी हाइट जो है, मान लो इसकी हाइट जो है वो कैसी है, ये भी तो टॉल ही दिखेगा आपको, और ये दोनों कैरेक्टर आपको टॉल दिखेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका जेनेटिक अरेंजमेंट क्या है। दोनों टॉल दिख रहे हैं आपको, हो सकता है कि इसमें जेनोटाइप ऐसा हो, या हो सकता है इसमें जीनोटाइप ऐसा हो, हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप है कैसा। तो हम इसको कैसे क्रॉस करा देते हैं, पैरेंट ये रिसेसिव होता है, कैसा होता है, रिसेसिव, ये होगा ड्वार्फ, क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ की तो एक ही कंडीशन है, बोथ होमोजाइगस, इसको भी मैंने क्या करा दिया, स्मॉल टी से, ये भी ड्वार्फ होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं, जब मैंने इसका क्रॉस कराया, क्या कराया, इसका क्रॉस कराया, तो हर केस में ये देखो, इस केस में मुझे क्या मिले, कैन यू सी, ये दो तो मुझे मिले टॉल, और ये दो तो मुझे मिले ड्वार्फ। रेशियो कैसा आ रहा है, 2:1, सॉरी 2:2, या कह सकते हैं 1:1। लेकिन इस केस में देखते हैं, इसमें क्या है, ये भी टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब ऐसा केस होता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ऑल प्लांट्स कैसे होंगे, ऑल प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो एक कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो अगर मैंने इस प्लांट का किससे क्रॉस करवाया, ड्वार्फ रिसेसिव पैरेंट से, किससे पैरेंट से, रिसेसिव पैरेंट से। अगर मैं अननोन, कौन, अननोन, अगर मैं कोई अननोन प्लांट लेके, मेरे को नहीं पता, यानी एक अननोन प्लांट है, मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका जीनोटाइप बताओ मुझे, और मुझे नहीं पता, ये दिखने में तो मुझे टॉल लग रहा है, मुझे ये नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, तो मैंने इसको किससे क्रॉस कराया, मैंने किससे करा दिया, रिसेसिव पैरेंट से। जब मैंने रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराया, तो एक केस हो सकता है कि मुझे उसमें आधे, हाफ टॉल मिले और हाफ ड्वार्फ मिले। तो जब ऐसी कंडीशन थी कि आधे ड्वार्फ मिल रहे हैं और आधे क्या मिल रहे हैं, टॉल, तो इसका मतलब कि इस प्लांट का जीनोटाइप कैसा था, हेटेरोजाइगस। कैसा था, ये कैसा प्लांट था, हेटेरोजाइगस प्लांट था। प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। तो जब हेटेरोजाइगस प्लांट होगा, तो टेस्ट क्रॉस के बाद में मुझे हाफ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे और हाफ ड्वार्फ कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। लेकिन अगर ये होमोजाइगस प्लांट था, कैसा था, होमोजाइगस प्लांट था, तो मुझे सारे के सारे कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। समझ में आ गई बात, ये टेस्ट क्रॉस का नाम ही टेस्ट क्रॉस क्यों, टेस्ट कर रहे हैं कि अननोन प्लांट जो है उसका जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप के लिए हमें हमेशा क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ में उसका क्रॉस करा देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, इंपॉर्टेंट है। चलिए
अब देखते हैं कैरेक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने जितने भी क्रॉस किए थे उसके बाद में उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। उसमें से सबसे पहला लॉ जो है वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब ऐसा कैरेक्टर जो डोमिनेट करता है और अगले वाले को खुद क्या होता है, खुद तो डोमिनेट हो जाएगा, खुद तो शो हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो जब रिएक्शन जब क्रॉस हुआ तो उसमें क्या पता चला कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब जीन्स। कि हमारे बॉडी में जितने भी फैक्टर्स जो हैं वो जो शो होते हैं, वो सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, जीन्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से। और फैक्टर अकर इन पेयर्स जिसे हम एलील्स कहते हैं। ठीक है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जो डिसिमिलर मतलब हेटेरोजाइगस है, डिसिमिलर। जब डिसिमिलर मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये देखिए टीटी, इसमें से जो एक होगा वो डोमिनेट करेगा और वो अपना कैरेक्टर शो करवाएगा। तो जो वो अपना कैरेक्टर शो करवा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट अलील। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील। और ऐसा जो वहां प्रेजेंट तो है पर उसका कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, सप्रेस रह गया। तो ये क्या होता है, रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन, रिसेसिव एलील। समझ में आ गई बात। तो बात ये हुई, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि व्हेन वन जीन हैव टू एलील्स, उन एलील्स में से हमेशा एक जो होता है वो डोमिनेट होता है। डोमिनेंट वो जो F1 जनरेशन में शो होता है, और दूसरा जो होता है वो रिसेसिव होता है, जो सप्रेस हो जाता है F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में 1:3:1 में 1 रेशियो शो करता है। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना। तो the alleles do not show any blending। blending का मतलब क्या, मिक्सिंग अप। ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब बोल क्या रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि F1 जनरेशन में भले ही एक कैरेक्टर शो हुआ, ओनली वन ट्रेट जो था दैट वाज विजिबल, है ना। तो जो ये विजिबल हुआ है ये प्योर आपको टॉल दे रहा है। वही जो मैंने आपको बात की कि अगर एक 4 मीटर का है और एक 2 मीटर का है तो हमें इंटरमीडिएट नहीं मिला उसमें। जब वो पेरेंट 4 मीटर टॉल है तो मुझे वो प्लांट भी प्योर 4 मीटर टॉल दिया, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। लेकिन सेकेंड जनरेशन में दोनों कैरेक्टर शो तो हो रहे हैं लेकिन उसमें भी कोई ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही है, कोई मिक्सिंग अप, कोई इंटरमीडिएट नहीं दिखा। मुझे आधे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स मुझे टॉल दिखे तो वो प्योर टॉल है अपने पेरेंट की तरह। अगर मुझे कुछ ड्वार्फ दिखे तो वो प्योर ड्वार्फ है अपने पेरेंट की तरह, मुझे उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं दिखा। तो वही बात कह रहे हैं कि अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, क्योंकि F1 में छुप जाता है। बोथ द जनरेशंस आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 जनरेशन। याद हो जाना चाहिए, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है, द पेरेंट कंटेन्स 2 एलील्स। हमें हमेशा एक डिप्लॉइड जो होता है, एक डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके पास में दोनों एलील्स प्रेजेंट है। डिपेंड ये करता है कि पास ऑन क्या हुआ। तो क्या होगा, पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन से पहले उसके पास 2 सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके पास 2 टाइप के एलील्स है। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक ही सेट पास ऑन होगा। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है
तो गैमेट फॉर्मेशन के पास टाइम में क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, एक सेल में जाएगा, एक गैमेट में जाएगा। सो क्या होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, क्या हो जाएंगे, वो जो ये जो क्रोमोसोम है अब ये अलग हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, और दोनों अलग होके अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएंगे। वो क्या होंगे, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। और क्या होता है, दोनों फैक्टर्स में से, दोनों एलील में से गैमेट के पास सिर्फ एक फैक्टर आता है, एक एलील आता है। अब डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा जाके फ्यूजन करेगा, है ना। होमोजाइगस पेरेंट मतलब टीटी या स्मॉल टी, homozygous parent produce all the gametes that are similar। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपिटल है तो एक गैमेट में भी कैपिटल टी, दूसरे गैमेट में भी कैपिटल टी। तो जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं उनके सारे गैमेट्स में सेम एलील प्रेजेंट है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है, मान लो कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो आधे में तो कैपिटल टी आएगा और एक में रिसेसिव जीन आएगा, एक में डोमिनेंट जीन आएगा और एक में रिसेसिव जीन आएगा। समझ में आ गई बात। सो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। ऑब्वियस सी बात है, हर सेल में जब है तो आधे आधे जाएंगे। ये याद रखना है, होमोजाइगस पेरेंट हैव ऑल द गैमेट्स सेम, लेकिन heterozygous parent have equal amount of half and half type of gametes। Understood? इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं। हमने जब मेंडल ने कुछ हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मेंडल ने क्या कहा था कि जो कैरेक्टर्स है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती है, राइट। उन्होंने कहा कि प्योर आना, प्योर ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है। लेकिन यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ये देख रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है, जो डोमिनेंट जीन है वो अपना डोमिनेंस पूरी तरीके से शो नहीं कर पाता, वो जो रिसेसिव जीन है उसको पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता, और उसके वजह से बीच का इंटरमीडिएट मिलता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि डोमिनेंस पूरी तरीके से नहीं हो पाया। When a cross between two pure breed is done for one contrasting character, अगर एक कैरेक्टर के लिए दो प्योर ब्रीड को जब क्रॉस कराया गया, so the F1 hybrid phenotype does not resemble either of the two parent। अब F1 जनरेशन में हमने ये कहा था कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है और वो एक पेरेंट को रिजेंबल करता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने क्रॉस करवाया प्योर ब्रीड में, लेकिन उसके F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हमें दिखे वो दोनों में से किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो डोमिनेंट जीन था वो रिसेसिव जीन्स को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाया, पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं शो कर पाया। इसके एग्जाम में एग्जांपल आता है, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन अ डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन प्लांट जो है एंटीराइनम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, देखो F2 जनरेशन phenotype ratio is 1:2:1, जो जनरली F2 जनरेशन का क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में phenotypic रेशियो इज इक्वल टू, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन की बात कर रही हूं, F2 जनरेशन में phenotypic रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना। समझ में आ गई बात। सो इसमें क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 3:1 की जगह पे 1:2:1 का रेशियो दिखाई देता है, किसका, फिनोटिपिक रेशियो का, जो कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 का दिख रहा था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल रहा है, 1:2:1, विच इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है और यही गड़बड़ होती है, तो गड़बड़ नहीं करनी है। आगे देखते हैं, एक और सिचुएशन है जिसे कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि F1
जो पेरेंट है दैट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट, क्या करता है वो, ईदर ऑफ द टू पेरेंट को रिजेंबल करता है। जनरली हमने क्या बात की है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो सिर्फ एक पेरेंट को रिजेंबल करेगा, लेकिन कभी कभार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें F1 जनरेशन में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं जो क्या है कोई भी पेरेंट को रिजेंबल करेगा। ठीक है, F1 ऑफस्प्रिंग वाज इन बिटवीन ऑफ टू पेरेंट, ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो अभी उन्होंने पढ़ा स्नैपड्रैगन में। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, F1 रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट को रिजेंबल करेगा तो वो हो गया कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट में क्या हो गया, इंटरमीडिएट आ गया, दोनों में से किसी को भी नहीं कर रहा है। F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पैरेंट साइड बाय साइड इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अगर F1 जनरेशन में कभी कभार एक पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, दूसरे पेरेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, तो उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल देखें, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप इन ह्यूमंस। इसमें क्या होता है बेटा, ABO ब्लड ग्रुप जो है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप में इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। कौन सा, जीन आई जो होता है वो क्या देता है, ब्लड ग्रुप देता है। ठीक है, तो जीन आई, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर एक शुगर पॉलीमर्स जो एंटीजन कहलाते हैं वो प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस। तो जब ये आपका आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर कुछ एंटीजेंस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, एंटीजेंस लगे हुए जो शुगर, एंड फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। और ये जिस तरीके का एंटीजन होगा वो कौन कंट्रोल करता है, जीन आई। ठीक है, अब जीन आई जो है उसके खूब सारे एलील्स हैं, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एलील प्रेजेंट होगा, ये कौन कंट्रोल करेगा, जीन आई। द जीन आई हैज 3 एलील्स, ये याद रखने हैं। तो जीन आई जो है इसके पास में कितने एलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड आई स्मॉल आई। कितने एलील्स दिखे हमें, 3 दिख गए। तो ये याद रखना है। तो कितने एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, 3 एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, रिसेसिव आई, राइट। जीन आई के कितने एलील्स, 3 एलील्स। अब ये डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा एंटीजन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे लगा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखो, द एलील आई ए, जो आई ए है, allele IA and allele IB produce slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। क्या बात समझ में आई कि IA जो एलील है और IB जो एलील है वो शुगर तो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंटीजन बनाएंगे, लेकिन जो स्मॉल आई है दैट विल फॉर्म नो एंटीजन। क्या होगा, नो एंटीजन, क्योंकि हमने क्या बात की कि शुगर जो होता है प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, वो जो एंटीजन बनाता है वो इस पे डिसाइड करता है। तो आई ए और आई बी तो एंटीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एलील आई जो है वो स्मॉल आई जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा है। अब देखो, ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई एलील्स। हर पर्सन में इन तीनों में से कोई 2 होते हैं, आई ए आई बी हो सकता है, आई ए आई आई हो सकता है, आई ए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में 3 एलील में से आउट ऑफ 3 एलील्स एनी वन कैन हैव 2 एलील्स। ठीक है, तो देखो आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, ये याद रखना है। मतलब अगर आई ए आई के साथ में प्रेजेंट है तो इसमें डोमिनेंट कौन है, ये, तो ब्लड ग्रुप क्या शो होगा,
ए, ठीक है। आई बी अगर आई बी के साथ प्रेजेंट है, आई बी जो है वो आई स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट कौन है? आई बी। समझ में आ गई बात? ये तो कंप्लीटली डोमिनेंट है व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर। लेकिन जब आई ए और आई बी एक साथ प्रेजेंट है, सो दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। तो इस केस में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, आई ए के भी और आई बी के भी। कोडोमिनेंस दिख गया कि दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस ऑफ आई ए एंड आई बी। मतलब पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, आधा डोमिनेंट नहीं है, ये है कोडोमिनेंट। दोनों अपने एंटीजेंस बना रहे हैं, है ना। सो हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ आई ए एंड आई बी टाइप ऑफ शुगर्स। यानी ऐसे मेम्ब्रेन में, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा? आई ए और आई बी, ए और बी दोनों टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? इतना समझ में आया? तो ये केस समझ में आ गया आपको कि अगर बताओ कि अगर आई ए है और वो आई के साथ प्रेजेंट है, तो एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन ओनली, बी एंटीजन ओनली। लेकिन यहां तो कंप्लीट डोमिनेंस दिख रही है। ब्लड ग्रुप में देखो दोनों, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस दिख रही है। लेकिन आई ए और आई बी के साथ में क्या दिख रहा है? कोडोमिनेंस। यहाँ क्या दिख रहा है? कोडोमिनेंस। याद रहेगा? चलो आगे देखते हैं। ये देखो, एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, है ना। एक जीन के कितने सारे एलील्स? मोर एलील्स, मैक्सिमम multiple alleles. So ABO blood grouping is produced a good example of multiple alleles. There are more than 2 alleles. कितने alleles है? जनरली हमने क्या बात कही है कि किसी भी जीन के 2 एलील होते हैं, बट यहाँ पे हमको 2 से ज्यादा दिख रहे हैं। So this is the example of multiple allele. यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा, वही बात है, क्रॉस किया हुआ है। इफ क्रॉसेस बिटवीन 2 ब्लड ग्रुप्स, 2 ब्लड ग्रुप में हम देख रहे हैं, अगर ए पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप का अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का भी ए है, तो 2 चांसेस है। हो सकता है अगर ये होमोजाइगस है, अगर ये होमोजाइगस है आई ए या, ठीक है, तो क्या होगा उसमें भी? फिर तो कॉन्सेप्ट ही है कि ए होगा। लेकिन अगर एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है, तो कंप्लीट डोमिनेंस, वही बात है, ठीक है। अगर लेकिन यहां देखो, एक पेरेंट जो है ये कैसा है? बोथ पेरेंट हेटेरोजाइगस है। कैसे हैं? बोथ हेटेरोजाइगस। तो क्या हो जाएगा इसमें? केस हो सकता है ए ब्लड ग्रुप का भी और ओ ब्लड ग्रुप का भी। समझ में आ गई बात? बोथ होमोजाइगस, ए, वन होमोजाइगस वन हेटेरोजाइगस, ए, क्योंकि ए डोमिनेंट ओवर आई। अगर एक दोनों ही हेटेरोजाइगस है, तो कंडीशन क्या हो सकती है? ए ब्लड ग्रुप बी, ओ ब्लड ग्रुप बी। सेम गोज फॉर फी, बी के साथ में भी यही होगा। अगर बोथ होमोजाइगस, बी ब्लड ग्रुप, वन होमोजाइगस वन हेटेरोजाइगस, बी ब्लड ग्रुप। लेकिन दोनों ही हेटेरोजाइगस हैं, राइट? तो उसमें केस क्या हो सकता है? बी और ओ, ठीक है। अब ए बी की बात कर रहे हैं, हमने कोडोमिनेंस की बात की है। अब आप देखो इसमें क्या होगा? ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है। और अगर लास्ट ऑप्शन, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, दोनों ही रिसेसिव हैं, दोनों ही होमोजाइगस है, तो इसमें एक ही केस है, दैट ओ ब्लड ग्रुप विल बी देयर। इट्स इजी। आप इसके पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। एवरीवन, यू विल ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बना के आप इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट, दिस इज योर पार्ट, सॉल्व इट। पुनेट स्क्वायर बनाइए और इनके हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बीच में क्रॉस करवा के देखो, आपको अपने आप ही इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। हमारे
बॉडी में, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक जो जीन होता है ना वो एक से ज्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक जीन एक ही कैरेक्टर शो करेगा, जैसे डिपेंड करता है कि वो किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स में जो स्टार्च सिंथेसिस होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ठीक है। इट हैज टू एलील, और उसके दो एलील्स है, एक जीन के दो एलील है, बी, कैपिटल बी डोमिनेंट एंड वन इज स्मॉल बी रिसेसिव। स्टार्च सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय बी। मतलब जब होमोजाइगस होगा तब क्या होगा, जब होमोजाइगस होता है तब क्या होगा, इफेक्टिव लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या होगा, लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा। अगर होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो लेस एफिशिएंसी होती है एंड इट प्रोड्यूस स्मॉल ग्रेन। तो आप देख रहे हो एक साथ दो दो चीज हो रही है, स्टार्च प्रोडक्शन एंड ग्रेन का साइज। एट मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, बी जो होमोजाइगस सीड्स थे वो कैसे होंगे, राउंड, एंड जो होमोजाइगस जो रिसेसिव है वो कैसे होंगे, रिंकल। ग्रेन्स का साइज देख रहे हैं। तो पहले तो स्टार्च प्रोडक्शन एक इसको भी कंट्रोल कर रहा है। जब होमोजाइगस, जब डोमिनेंट होमोजाइगस है तब क्या हो रहा है, स्टार्च ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब खुद सोचो स्टार्च ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो सीड तो बड़े अच्छे से होंगे, गोल गोल से, राउंड से। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो स्टार्च कम प्रोड्यूस होगा, और स्टार्च कम प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो गया, वो रिंकल से उसके क्या बन रहे हैं, ग्रेन्स बन रहे हैं। तो दो कैरेक्टर्स हो गए, स्टार्च का प्रोडक्शन, दूसरा सीड साइज का प्रोडक्शन। तो एक जीन दो कैरेक्टर को भी रूल कर सकता है। फिर देखिए हेटेरोजाइगस जब प्रोड्यूस, ये क्या बना रहा है, राउंड सीड बना रहा है। So B seems to be dominant allele, but the starch grain produced are intermediate size, ठीक है। लेकिन जब हेट्रोजाइगस हो रहा था हमें पता है कि बी जो है वो डोमिनेंट है, इसीलिए जो उसका साइज जो था वो तो राउंड हो गया, लेकिन जो स्टार्च प्रोडक्शन हुआ, बट द स्टार्च प्रोडक्शन वो कैसा था, इंटरमीडिएट, क्योंकि वहां पे रिसेसिव स्मॉल बी प्रेजेंट था। इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance। अगर हम phenotype की बात करते हैं इस केस में, अगर हम phenotype की बात करते हैं इस केस में, तो हमारे पास में क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देगा क्योंकि इंटरमीडिएट साइज आया, है ना, ठीक है।